नमस्कार। मैं हरि प्रसाद अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपको बीए पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट के मिडेवल इंडियन हिस्ट्री के मुग़ल साम्राज्य की स्थापना के टॉपिक के अंतर्गत खानवा के युद्ध के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। मैंने आपको पूर्व में बताया था कि दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना होती है और मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में हमने देखा था कि बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके लोदी वंश को समाप्त करके उसका अंत करके अपनी सत्ता स्थापित करने के साथ ही भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हुई। और इस तरह से 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की विजय और इब्राहिम लोदी की पतन के फलस्वरूप भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना मानी जाती है, जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास का दूसरा चरण भी माना जाता है। आज हम बाबर के मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में अध्ययन के पश्चात बाबर की भारत में जो आगामी विजय हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। पानीपत के युद्ध तक हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम देखेंगे कि पानीपत के युद्ध के पश्चात बाबर का भारत में विजय अभियान किस तरह से आगे बढ़ता है। पानीपत के युद्ध में अपनी विजय के तुरंत बाद बाबर ने हुमायूं को आगरा पर अधिकार करने के लिए भेजा और स्वयं दिल्ली की ओर अग्रसर हुआ। दिल्ली और आगरा पर अधिकार करने के बाद वहाँ से प्राप्त अपार धनराशि को उसने अपने व्यक्तियों में ऐसी उदारता से वितरित किया कि बाबर को कलंदर कहा जाने लगा। बाबर के सामने अब मुख्य समस्या अपने जीते हुए प्रदेशों को संगठित करने और लोदी वंश के अधीन अन्य क्षेत्रों को अपने अधिकार में करने की थी। इब्राहिम लोदी की हार व मृत्यु के पश्चात विभिन्न अफगान सरदारों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इब्राहिम लोदी का छोटा भाई महमूद लोदी अफगानों और राजपूतों की सहायता लेकर बाबर को भारत से निकालने के लिए प्रयत्नशील था। उधर मेवाड़ का सांगा भी पानीपत के युद्ध के परिणामों से उदासीन नहीं था, किंतु ऐसी परिस्थितियों में भी बाबर ने भारत में डटे रहने और इन कठिनाइयों का सामना करने का निर्णय किया। जब अफगानों ने देखा कि बाबर ने इसी देश में रहने और राज्य करने का निश्चय कर लिया है, तो धीरे धीरे आसपास के सभी अफगान सरदार या तो बाबर की अधीनता में आ गए या फिर उनके प्रदेशों पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया गया। लेकिन इससे पहले कि बाबर अफगानों की शक्ति को पूरी तरह से कुचल पाता, उसको राजपूतों से युद्ध लड़ना पड़ा। तो ऐसी स्थिति में एक और ऐतिहासिक महत्व का युद्ध हुआ जिसको हम खानवा के युद्ध के नाम से जानते हैं, जो 17 मार्च 1527 को हुआ। खानवा का युद्ध क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, क्या वह आवश्यक था, इस बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। खानवा के युद्ध के जो प्रमुख परिस्थितियां और कारण रहे, उनमें पहला कारण हम ये मान सकते हैं कि राजपूतों के विरुद्ध खानवा के युद्ध का मुख्य कारण बाबर का भारत में रहने का निश्चय था। राणा सांगा का यह विचार था कि बाबर भी संभवतः अन्य विदेशी आक्रमणकारियों की भांति देश को लूट करके वापस चला जाएगा। संभवतः इसी कारण उसने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध बाबर को सहायता देने का कथित आश्वासन भी दिया था। परंतु जब बाबर ने भारत में रहने का दृढ़ निश्चय कर लिया तो सांगा के लिए बाबर से संघर्ष करना अनिवार्य हो गया, क्योंकि बाबर के रहते हुए दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित नहीं कर सकता था। इस कारण उसने बाबर को भारत से निकालने का निश्चय किया और इस कार्य में अफगानों की सहायता ली। ये प्रमुख कारण एक माना जाता है। और दूसरे कारण के रूप में हम ये मानते हैं कि उधर बाबर भी राणा सांगा को पराजित किए बिना अपने आप को हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं समझता था।
फिर राजपूतों और अफगानों का गठबंधन होता देखकर उसने युद्ध करने का निश्चय किया। इसे कार्यान्वित करने हेतु उसने राणा सांगा पर आक्रमण करने का बहाना भी ढूंढ निकाला। उसने राणा सांगा पर वचन भंग करने का आरोप लगाया और कहा कि उसने इब्राहिम लोदी को परास्त करने में उसको सहयोग नहीं दिया। कुछ इतिहासकारों ने इस आधार पर राणा सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाते हुए उसे खानवा के युद्ध का प्रमुख कारण माना है, जबकि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का कहना है कि राणा सांगा इब्राहिम लोदी को धौलपुर व खातौली के युद्धों में पहले ही हरा चुका था, अतः उसे बाबर को आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं थी। उनका कहना है कि इन दोनों युद्धों के बीच में शत्रुता का कारण कुछ हद तक धर्म था। तो इस तरह से तीसरा कारण गोपीनाथ जी इस युद्ध को धार्मिक के रूप में मानते हैं। राणा सांगा अपने आप को हिंदुओं का नेता तथा हिंदू धर्म व संस्कृति का रक्षक समझता था। दूसरी ओर बाबर इस्लाम की सर्वोच्चता देखना चाहता था और मुसलमानों का सहयोग पाने के लिए भी उसके लिए जरूरी था, और इन सब कारणों से दोनों ओर से संघर्ष जरूरी हो गया था। इस प्रकार खानवा के ये प्रमुख कारण माने जा सकते हैं। आने वाले संघर्ष को अनिवार्य देख राणा सांगा ने करीब करीब राजस्थान के सभी राजाओं को सहायता के लिए आमंत्रित किया और सभी राजपूत राजा उसके झंडे के नीचे इकट्ठे हो गए। हिंदू राजाओं के साथ ही अनेक अफगान सरदार भी जो बाबर को हिंदुस्तान से निकालना चाहते थे उससे आ मिले थे। बाबर ने इस तैयारी को देख अपनी पूरी युद्ध की तैयारी करने के बाद 11 फरवरी 1527 को राणा सांगा का सामना करने के लिए रवाना हुआ। उधर राणा सांगा जनवरी के अंत में ही युद्ध के लिए चित्तौड़ से प्रस्थान कर चुका था। इसी समय काबुल के एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि जो पूर्व दिशा में युद्ध करने का जाएगा उसकी पराजय होगी। इससे मुगल सेना बहुत ज़्यादा निराश और भयभीत हो गई थी। अब बाबर के लिए यह आवश्यक हो गया था कि वह किसी तरह अपने साथियों का साहस बढ़ाए। ऐसी स्थिति में बाबर ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए उसने बहुत ही नाटकीय ढंग से सभी के सम्मुख कभी शराब न पीने की शपथ ली। शराब के प्याले व बहुमूल्य पात्र तोड़वा दिए तथा बची हुई शराब को जमीन पर उड़ेल दिया गया। उसने मुसलमानों पर से तमगा नामक कर हटा दिया। अपने सैनिकों के सामने एक जोशीला भाषण दिया। युद्ध के पश्चात स्वदेश जाने के इच्छुक सैनिकों को वापस जाने का आश्वासन दिया और इस युद्ध को जिहाद यानी इस्लाम की रक्षा के लिए धर्म युद्ध घोषित किया। बाबर के इन कार्यों का उचित प्रभाव पड़ा। उसके सभी सैनिकों और सरदारों ने कुरान पर हाथ रखकर शपथ ली कि वे मरते दम तक युद्ध करेंगे। इसके बाद बाबर खानवा पहुंचा और वहां अपनी सेना का जमाव किया। कुछ समय बाद राणा सांगा भी अपनी सेना के साथ वहां पहुंच गया। 17 मार्च 1527 को सुबह करीब 9:30 बजे युद्ध आरंभ हुआ और संध्या तक होता रहा। बाबर ने वही नीति अपनाई जो उसने पानीपत के युद्ध में अपनाई थी। अंतर केवल इतना ही था कि अब की बार गाड़ियों की पंक्तियों को चमड़े के स्थान पर लोहे की जंजीरों से बांध दिया गया था। दूसरा, तोपों को पहिएदार तिपाहियों पर रखा गया था ताकि वे आगे पीछे संचालित हो सकें। बाबर की सेना में लगभग 40,000 सैनिक थे, जबकि राणा सांगा के पास लगभग 80,000 सैनिक बताए जाते हैं। राणा ने अपने सैनिकों को मुगलों पर आक्रमण करने का आदेश दिया। राजपूतों ने परंपरागत शैली को अपनाते हुए मुगल तोपखाने और घुड़सवारों का साहस और शौर्य से मुकाबला किया। पहले तो अपनी संख्या और वीरता के बल से राजपूत जीतते दिखाई दिए, किंतु शाम को लड़ाई का रुख पलट गया और राजपूतों की बहुत बड़ी हार हुई। उनका बड़ा भयंकर संहार हुआ और बची हुई सेना छिन्न भिन्न हो गई। राजपूतों के लिए मुगलों का तोपखाना भयंकर सिद्ध हुआ। राणा सांगा स्वयं घायल होकर मूर्छित हो गया और कुछ सरदार उसे पालकी में डालकर युद्ध भूमि से बाहर ले गए। बाबर को एक बार फिर निर्णायक विजय प्राप्त हुई। उसने अपने विजय चिन्ह स्वरूप राजपूतों के सिरों का एक स्तूप बनवाया, ढेर बनवाया और गाजी यानी धर्म युद्ध विजेता की उपाधि ग्रहण की। इस प्रकार इस युद्ध में बाबर की विजय हुई।
अब हम देखेंगे राजपूतों की हार के प्रमुख कारण कि क्या कारण रहे कि राणा सांगा के पास इतने सैनिक होते हुए और राजपूतों की वीरता के होते हुए भी उनको हार का सामना करना पड़ा। तो श्रेष्ठ सेनापतित्व, श्रेष्ठ युद्ध नीति, श्रेष्ठ सैन्य संचालन, अवसर के अनुकूल साहस और तोपखाने के कारण बाबर की जीत हुई। बाबर की नवीन युद्ध प्रणाली के विरुद्ध राणा की परंपरागत रूढ़िवादी सैन्य व्यवस्था निर्बल सिद्ध हुई। फिर बाबर की तुलुगुमा पद्धति बड़ी कारगर सिद्ध हुई। बाबर के तोपखाने और अश्वारोहियों का तारतम्य इतना अच्छा था कि उसके सामने राणा के हाथियों व पैदलों की कतारें निरर्थक सिद्ध हुई। फिर राणा सांगा के युद्ध भूमि में घायल होने तथा उसे युद्ध स्थल से हटा देने से उसकी सेना का मनोबल समाप्त हो गया और सेना को राणा का कुशल नेतृत्व प्राप्त न हो सका। खानवा में लाई गई राजपूत सेना में अनुशासन की भी कमी थी। राजपूतों में पैदल सेना की संख्या अधिक थी जो बाबर के घुड़सवारों की तुलना में घटिया सिद्ध हुए। एक बहुत बड़ा कारण राणा की हार का बाबर का तोपखाना भी था जिसके सामने राजपूतों के हथियार कारगर सिद्ध न हो सके। फिर सांगा ने बाबर को एक साधारण शत्रु समझकर युद्ध की उसी घसी पिटी युद्ध पद्धति को अपनाया था जो बाबर की युद्ध प्रणाली के सामने टिक नहीं सकी। मुगलों की सैनिक मोर्चाबंदी और गाड़ियों की कतार से दुर्ग तुल्य फौज की सुरक्षा की व्यवस्था सांगा के लिए नई चीज थी। इन सब कारणों से राणा सांगा की हार होना अवश्यंभावी था। अब हम देखेंगे खानवा के युद्ध के प्रमुख परिणाम। मैं आपको बता चुका हूं कि ऐतिहासिक दृष्टि से खानवा का युद्ध भी एक महत्वपूर्ण युद्ध था और इस युद्ध ने बाबर को भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने में एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया था और राणा सांगा का जो हिंदू पद पातशाही का साम्राज्य स्थापित करने का जो स्वप्न था वह समाप्त हो गया था। पानीपत की तरह यह युद्ध भी महत्वपूर्ण तथा निर्णायक सिद्ध हुआ। इस युद्ध के फलस्वरूप राजपूतों की शक्ति जो इस समय बहुत बढ़ गई थी और पिछले 10 वर्ष से मुसलमानों के सामने राजपूतों की शक्ति का खतरा मंडरा रहा था, वह विलुप्त हो गया। राजपूतों का दिल्ली पर एक बार फिर अधिकार करने का सपना समाप्त हो गया और मुगल साम्राज्य भारत में दृढ़ता से स्थापित हो गया। पानीपत की लड़ाई ने जहां अफगानों की शक्ति को नष्ट किया, वहां खानवा की लड़ाई से राणा सांगा के अधीन निर्मित राजपूतों का संघ चकनाचूर हो गया और 200 वर्षों तक राजपूत शासक राजपूत संघ का निर्माण नहीं कर सके। राजपूतों की सैन्य शक्ति कुचल दी गई किंतु वह पूर्णतः नष्ट नहीं हुई। राजपूतों की शक्ति के इस युद्ध से दुर्बल हो जाने से अफगानों को भी आघात लगा। हसन का मेवाती इस युद्ध में मारा गया और आलम खां लोधी और महमूद लोधी भाग गए। राजपूतों की सहायता से संभवतः वे मुगलों से संघर्ष करने में समर्थ हो जाते, परंतु अब ऐसी कोई आशा नहीं रह गई। सैनिक दृष्टि से इस युद्ध ने एक बार फिर मुगल हथियारों और युद्ध के तरीकों की श्रेष्ठता को स्थापित किया। इस प्रकार खानवा के युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में मुगल साम्राज्य दृढ़ता से स्थापित हो गया। ये खानवा के युद्ध के प्रमुख परिणाम थे। धन्यवाद। अगले वीडियो में इससे आगे का अध्ययन करेंगे।